हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और फिर आज हम देखते हैं 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और इस वक्त मुझे करीब 12 बजे के आसपास मुझे अपने काम से मैं फुर्सत मिली है और उसके बाद मुझे लगा कि एक वीडियो बनाऊं और इसके साथ साथ मुझे भी कोई जिस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊंगी वो टॉपिक भी हमारा रिवाइज हो जाएगा और आप सबको भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बम्बई तथा मद्रास प्रांतों में बंगाल के गवर्नर जैसी व्यवस्था लागू। बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को पूर्णतः बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल इंग्लैंड सरकार की अनुमति के बिना न तो किसी भारतीय राज्य से युद्ध कर सकते थे और न ही संधि। 1784 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने कहा, तुम्हें जब कोई राजनीतिक सत्ता हथियाना हो, राजा महाराजा से युद्ध करना हो तो हमें बताना, ताकि कहीं पर भी सिचुएशन खराब हो तो संभाल सकें हम। इन्होंने राजस्व वसूली के लिए मुखिया को और कुछ लोगों को काम सौंप दिया। बिचौलियों का निर्माण किया जो इनका राजस्व वसूल करते थे। तो राजस्व वसूली के लिए इन्हें कंपनी के लोगों को लगाना था। 3 व्यवस्था की स्थापना हुई। 3 व्यवस्थाओं की स्थापना अन्य नाम जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, मालगुजारी प्रथा को कहते हैं, बिसबदारी प्रथा भी कहते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू भू राजस्व की एक अस्थायी दर लागू की गई। जमींदार वसूले गए लगान का न भाग 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था और शेष 1/11 भाग अपने पास रख लेता था। अब देखते हैं हम रैयतबाड़ी प्रथा। देखिए ये नोट्स अपने हाथों से मैंने बनाया है। मुझे किताब से ज़्यादा रिवीजन आसान होता है अपने नोट्स से रिवीजन करने में, इसलिए मैंने अपने हाथ से बनाया है। किताब ही पढ़ती हूँ लेकिन उसके चैप्टर रीड कर लेने के बाद मैं अपने हैंड से नोट्स बना लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं रैयतबाड़ी प्रथा। प्रत्येक पूंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। पहली बार 1792 ईस्वी में टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास के बारामहल जिले में लागू। आगरा में अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया। मद्रास तथा बम्बई, वर्तमान बम्बई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू हुआ। रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू हुआ। तो पहली बार कहाँ हुआ? पहली बार 1752 ईस्वी में टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास के बारामहल जिले में लागू हुआ रैयतबाड़ी प्रथा। आगरा में अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया। मद्रास तथा बम्बई, वर्तमान मुंबई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू। लगभग 51% भूमि रैयतों की भूमि का मालिकाना हक। उस दौर में टैक्स चुकाने के लिए रैयतों वाली प्रथा वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करती थी। रैयतबाड़ी प्रथा में टॉमस मुनरो दक्षिण भारत में, अलेक्जेंडर रीड उत्तर भारत में 2 थे। इसी तरह से हम देखेंगे महलवाड़ी प्रथा। महलवाड़ी प्रथा भारत का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा भूमि पर ग्राम समुदाय का सामुदायिक अधिकार। भूमि समुदाय के सदस्य अलग अलग या फिर संयुक्त रूप से लगान की अदायगी करते। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब के सर्वप्रथम लागू
पंजाब में सर्वप्रथम लागू। ब्रिटिश भारत की भूमि का लगान 30% भाग लगान की दर पर कुल उपज का 80% था। सोचिए, 100 रुपये कमाए और 80 रुपये अंग्रेज बाबू को दे दिए जाए तो क्या बचता भारतीय किसानों के पास? 100 रुपये कमाए और 80 रुपये अंग्रेज बाबू को दे दें। वाह, एक ट्रेडर से रूरल बना हमारे भारत में अंग्रेज। सबसे ज़्यादा तो अकल इन लोगों के पास थी। और 20 रुपीज़ में भारतीय किसान अपना जिंदगी गुजारे। कितने निर्दय थे ये लोग। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्वरूप। वाणिज्यवाद, मुक्त व्यापार। ब्रिटिश साम्राज्यवाद। विश्व व्यापार असीमित है और प्रत्येक देश के पास पर्याप्त अवसर हैं कि वह विदेश व्यापार में अधिकतम हिस्सेदारी प्राप्त करे। विश्व व्यापार का अधिकतम लाभ तभी उठाया जा सकता है जब संरक्षणवाद को समाप्त किया जाए। विश्व व्यापार का अधिकतम लाभ तभी उठाया जा सकता है जब संरक्षणवाद को समाप्त किया जाए। अठारह सौ 13 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गए थे। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार खत्म हो गए थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अभी चाय और व्यापार में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी। चीन जैसे देश के साथ व्यापार करने के लिए केवल उसी को अनुमति थी। चीन और चाय का भी एकाधिकार समाप्त हो गया। 1833 में पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। वहाँ के अंग्रेज लोग भारतीय कपड़े पहनते थे तो कहते थे भारतीय कपड़ा है, तो इन्होंने ब्रिटेन की महारानी को कहा कि भारतीय कपड़े को बैन करिए और भारतीय सामानों को केवल कच्चा माल भारत को आने दिया गया और भारत में बनाया गया माल आने की अनुमति नहीं दी। देखिए लोगों की कितनी बदमाशी बढ़ गई थी कि भारत का बना हुआ माल आने की अनुमति, कच्चा माल आने की अनुमति दी। कच्चा माल, भारतीय बाजार इन विदेशी सामानों से भर गया। मुक्त व्यापार 1813 से 57 भारत को कच्चे माल के एक स्रोत तथा ब्रिटेन के कारखानों में निर्मित वस्तुओं के निर्यात हेतु एक व्यापार के रूप में विकसित करना। भारतीय समाज का पश्चिमी सभ्यता के अनुसार रूपांतरण। भारतीय समाज के रूपांतरण के लिए यह आवश्यक था कि भारतीय समाज को असभ्य और पिछड़ा घोषित किया जाए, साथ ही भारतीय समाज को पश्चिमी समाज के ढांचे के अनुरूप विकसित किया जाए। साथ ही भारतीय समाज को पश्चिमी समाज के ढांचे के अनुरूप विकसित किया जाए। तो भारतीय समाज का पश्चिमी सभ्यता के अनुसार रूपांतरण। भारतीय समाज के रूपांतरण के लिए यह आवश्यक था कि अंग्रेजों ने भारतीय समाज में जो हस्तक्षेप की जो नीति थी वह यहाँ त्याग दी और उन्होंने कहा भारतीय समाज हस्तक्षेप भी करेंगे और सुधार भी करेंगे। इस अवसर पर बल दिया गया कि ब्रिटिश शासन का दायित्व है वह भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करे तथा आधुनिकता का प्रसार करे। विधि के शासन के माध्यम से सती प्रथा का निषेध, भ्रूण हत्या पर रोक, भ्रूण हत्या पर रोक, नरबलि प्रतिबंध जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार संबंधी कानूनों को लागू किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत का, अच्छा यह ध्यान देने वाली बात है, यहाँ भी ये भी क्वेश्चन बने और पूछे भी गए हैं बीपीएससी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत का शासन अब कंपनी की जगह ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया गया इनडायरेक्टली। इस अधिनियम ने भारत को ब्रिटेन का उपनिवेशवाद घोषित कर दिया। इसके बाद
हो गया कि भारत ब्रिटेन का गुलाम बन चुका है। 1853 का चार्टर एक्ट, इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया कि कंपनी भारत में तब तक प्रशासनिक मामलों को संभालेगी जब तक कि ब्रिटिश सम्राट द्वारा कंपनी के इस अधिकार को समाप्त नहीं कर दिया जाता। गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग की विधायी और कार्यपालिका का कार्यों को अलग कर दिया गया। भारत में सिविल सेवा की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। 1854 में लॉर्ड माइकाले की अध्यक्षता में समिति का गठन, जिसने भारत में सिविल सेवा की भर्ती की प्रक्रिया संबंधी सिफारिश की। तो चलिए दोस्तों, अब इनसे जुड़े हुए हम घटना चक्र से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चले कुछ घटना चक्र का क्वेश्चन हम लोग देख लें। गवर्नर अभी जो हम अभी पढ़े भारत का गवर्नर जनरल, हम लोग कुछ घटना चक्र से कुछ क्वेश्चन कर लें। अच्छा होता है, पढ़ा हुआ दोबारा रिवाइज हो जाता है। और मैं अक्सर यही करती हूँ, नोट से रिवाइज करती हूँ, फिर घटना चक्र के क्वेश्चन लगा लेती हूँ। आप लोग भी प्लीज़ ऐसा ही करें और मुझे सजेशन भी देंगे कि ऐसे और अपनी पढ़ाई को कितना बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 67 की अवधि में रहा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का संस्थापक कौन था? लॉर्ड लियो। इसलिए ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? कैप्टन स्लीमैन के। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? WH स्लीमैन को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। भारत का प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। अच्छा, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन बना है। PVIQ देखेंगे ना तो मिलेगा। प्रथम रेलवे लाइन कौन से ईस्वी में बना है और कहाँ से कहाँ के बीच में चलाया गया था? तो भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। इसी तरह से सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? विलियम बेंटिंक ने किया था सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित। लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? लॉर्ड लीटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधी। अच्छा, सुरक्षा प्रकोष्ठ क्या है? मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ ये घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी के पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना अथवा यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमा की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भयमुक्त अफगानों से मराठों से था। भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था
के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा की ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली ने आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। इसी तरह से हम देखें लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि परमानेंट सेटलमेंट देखते हैं थोड़ा। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त किया गया। अभी हम लोग पढ़े थे परमानेंट सेटलमेंट। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ से 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन और वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना और मूल कारण कंपनी के भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? थॉमस मुनरो ने। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिणी भारत में मुख्यतः प्रचलित था। मद्रास में इस पद्धति को थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें हम लोग ये सब देखेंगे कि बम्बई योजना में प्रस्ताव। बम्बई योजना क्या था? बम्बई योजना 1944-45 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के समूह द्वारा प्रस्ताव की गई थी। इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकीकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपकरणों की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। तो आज हम लोग देखें गवर्नर और गवर्नर जनरल। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट हम लोगों ने देखा। इसी तरह से हम लोग नोट्स रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर घटना चक्र से क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और मेरे भी जितने भाई बहन इस चैनल से जुड़ेंगे सभी भाई बहन प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप सबकी पढ़ाई को भी इम्प्रूव कर सकें। और जो भी सजेशन आप हो वो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर दें, मुझे अच्छा लगेगा। तब तक के लिए थैंक यू।